जैसा कि हमारी बात हुई थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प करते हैं, तो उसी कड़ी में सीटीटी की प्रिपरेशन के लिए सीडीपी की टेंशन आपकी आज मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप क्वेश्चंस का टाइप देख लीजिए और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि फरवरी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं। हो सकता है 80% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप ये 50 जो एमसीक्यू हैं इनको देखने के बाद आप सीटेट के ये सीडीपी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे। 30 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे और इस वीडियो को देख करके 15+ मार्क्स आप मतलब गेन ही कर लोगे। यानी कि 15 से कम नंबर आप पाओगे ही नहीं। आप एग्ज़ाम देने के बाद भी आकर के देख लेना और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना एग्ज़ाम होने के बाद कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक प्रिपेयर किया हुआ है पीपीटी, इसमें देख लेते हैं। स्टार्ट कर देते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए। 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस हो प्रीवियस ईयर के, मुझे नहीं पता है, बट ये क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित एमसीक्यू हैं, हिंदी में हैं। और हिंदी में सीडीपी हिंदी में ही समझ में आता है। मैं भी इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ तो सीडीपी वगैरह हिंदी में ही समझ में आता है ज़्यादा अच्छा, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो आप इसका इंग्लिश में रूपांतरण कर लेना, बाकी मैं समझा देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है तो बाल विकास सिद्धांत से पूछे जाते हैं, तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है कि पियाजे के अनुसार लॉजिकल सोच किस अवस्था में विकसित होती है। पियाजे के अनुसार लॉजिकल थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि स्टूडेंट्स चीज़ों को मूर्त रूप में सोचना शुरू करते हैं, लॉजिकल रूप में सोचना शुरू करते हैं। और 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा वास्तविक वस्तुओं पर तर्क करना सीखने लगता है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन था। इस अवस्था में जो है कि संरक्षण करने की, वर्गीकरण करने की, यानी कि चीज़ों को अलग अलग बांटने की क्षमताएं भी आ जाती हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो जेडपीडी का कॉन्सेप्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी। तो इसको दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था। जेडपीडी की अवधारणा वाइगोत्स्की ने दिया था। जेडपीडी से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। जेडपीडी का अर्थ है कि बच्चा सहायता से जो सीख सकता है, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार पीयर और टीचर है ना, पीयर एंड टीचर का भी जिक्र मैंने किया था। टीचर एंड पीयर, इनके साथ में जो लर्निंग होती है ये जेडपीडी में होती है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बात किया था मैंने कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जेडपीडी की अवधारणा जो किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे की कौन सी अवस्था अमूर्त सोच से संबंधित है। पियाजे की कौन सी अवस्था अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट से संबंधित है। तो इनकी अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी। 11 वर्ष के बाद बच्चा क्या करता है कि काल्पनिक, अमूर्त और तर्कसंगत सोच को विकसित कर लेता है। तो सीधा सीधा है कि अमूर्त, मूर्त अलग है, पिछले वाले में मूर्त की बात की थी, इसमें अमूर्त की बात कर रहे हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था में ये काम करता है, इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो सबको पता है ये चीज़, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, कमेंट करके बताइए ज़रा किसने दिया था। तो कोलबर्ग ने दिया था। किसका, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोलबर्ग ने दी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, कोलबर्ग ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है। सीखना किस प्रक्रिया से होता है, समावेशन से और समायोजन से होता है। सीखने की प्रक्रिया समावेशन और समायोजन से होती है। ये अब देखो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है कि समावेशन क्या होता है। समावेशन का मतलब समावेश करना,
समावेश करना यानी कि पुरानी जानकारी को नई जानकारी को पुरानी जानकारी में मिलाना क्या होता है, समावेशन करना है। नए जानकारी में समावेश करना, मिक्स करना। नई जानकारी को न्यू इन्फॉर्मेशन को जो ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड इन्फो है, उसमें क्या करना, मिलाना, मिक्स कर देना। और समायोजन का मतलब क्या होता है, पुराने ज्ञान को बदलना। जो पुराना हमने ज्ञान अर्जित कर रखा है उसको क्या कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, उसको बदल सकें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी से क्वेश्चन। लर्निंग एंड पेडागोजी से 5 क्वेश्चन देख लेते हैं हम किस तरह के आते हैं सीटेट में। अधिगम की सही परिभाषा क्या है? लर्निंग की सही परिभाषा क्या है? क्या शारीरिक वृद्धि है, परिपक्वता में परिवर्तन है, अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है? तो सबसे सही इसका परिभाषा क्या है? अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यही लर्निंग है। जब हम कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं। पहले हम किसी दूसरे तरीके से चीज़ों को लेकर के व्यवहार कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम चीज़ें सीख जाते हैं तो हम किसी और तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अधिगम की सही। यहाँ पे व्याख्या भी दे दी है कि अधिगम वह परिवर्तन है जो अनुभव के कारण स्थायी रूप से व्यवहार में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है? तो 4 दिए हैं इसमें ऑप्शन। शिक्षक केंद्रिक, व्यवहारवाद, रचनावाद और सत्तावादी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रचनावाद। रचनावादी दृष्टिकोण में बच्चा स्वयं ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी, और इसमें शिक्षार्थी की जो है सक्रिय भागीदारी रहती है क्योंकि वो रचनाएं करता है, खुद से रचना करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, जब कोई चीज़ क्रिएट करता है तो उसका जो पार्टिसिपेशन होता है वो एक्टिव होता है। यानी कि सक्रिय भागीदारी का मतलब क्या हो गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, जब क्रिएट करेगा तभी तो, जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तभी तो क्रिएट करेगा बच्चा। पूरा लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? कि शिक्षक सब कुछ तय करे, या केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान, या केवल बच्चे की रुचि और आवश्यकता केंद्र में हो, या कठोर अनुशासन। तो इसमें से ये तीनों सही नहीं है, ये ऑप्शन केवल सी सही है कि बच्चे की रुचि और आवश्यकता केंद्र में हो तो वही बाल केंद्रित ये होती है, जिसमें बच्चे की ज़रूरत क्या हो, बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट और उसकी नीड कहाँ हो, सेंटर में हो। उसकी इंटरेस्ट और उसकी नीड जब सेंटर में रहती है तो वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ये व्याख्या दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जो प्रेरणा भीतर से आती है क्या कहते हैं? बहुत सरल है, आंतरिक प्रेरणा होगा इसका, है ना। बाहर से प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा जो बाहर से प्रेरणा करती है। सामाजिक प्रेरणा जब समाज के लोग प्रेरित करते हैं। नकारात्मक प्रेरणा जब बच्चा डिमोटिवेट होता है, इसमें बच्चा डिमोटिवेट होता है। बाह्य प्रेरणा जब बाहर से प्रेरणा लेता है तो बाह्य प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, जब बच्चा खुशी या संतुष्टि के लिए सीखता है तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, जब बच्चे को संतुष्टि मिलती है तो आंतरिक प्रेरणा कहलाती है कि अच्छा बच्चे को इंटरेस्ट है कि उसको पेंटिंग करनी है तो उसके अंदर से प्रेरणा आ रही है, इंटरेस्ट से आ रही है। जब वो पेंटिंग कर लेता है तो वो खुश भी हो जाता है और उसको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि अच्छा मैंने पेंटिंग कर ली, मैंने ये काम कर लिया। तो आंतरिक प्रेरणा इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी विधि करके सीखना कहलाती है? कौन सी विधि करके सीखना सिखाती है? ठीक है, तो कौन सी? गतिविधि विधि में जब बच्चा एक्टिविटी करता है तो बच्चा करके सीखता है। बच्चा करके सीखता है कब, किसमें? जब बच्चा क्या करता है, गतिविधि करके सीखता है। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण से समझ और स्मरण शक्ति दोनों क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए बच्चा करके सीखता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखते हैं
इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो बच्चे विशेष रूप से सक्षम होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, सभी प्रकार के बच्चों को क्या करना, साथ में पढ़ाना। सभी प्रकार के बच्चे एक सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं, वहाँ पे बच्चा जो है हर तरह के बच्चे रहते हैं, वहाँ पे कमज़ोर बच्चे, तेज़ बच्चे, कम सुनने वाले बच्चे, ज़्यादा ऊंचा सुनने वाले बच्चे, तो ये बच्चे रहते हैं उसमें और सभी को साथ में लेकर के पढ़ाते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है ये। डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया जो है पढ़ने में कठिनाई जब होती है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अच्छा, आप क्या करो, आप ए ऑप्शन का निकालो, सी का निकालो और डी का निकालो कि इसमें क्या होता है। जब लिखने में कठिनाई हो तो क्या कहलाता है, बोलने में कठिनाई हो क्या कहलाता है, सुनने में कठिनाई हो तो क्या कहलाता है। मैंने डिसलेक्सिया का तो बता दिया कि पढ़ने में कठिनाई होती है तब डिसलेक्सिया कहलाता है। इससे आपका क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ADHD की क्या है? ADHD क्या होता है? एक विशेष कंडीशन होती है जब बच्चों की क्या होता है, बच्चे की अति सक्रियता होती है, बहुत ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहता है और ध्यान नहीं दे पाता, बहुत चंचलता रहती है। चंचलता मानसिक रूप से रहती है। बच्चा क्या करता है, इसमें ध्यान की कमी हो जाती है। बच्चा अब आप जो पढ़ाते हो, जो सिखाते हो, उसमें क्या बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है, तो इसको ADHD कहते हैं। ADHD का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताना। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका कमेंट करके मुझे बताना। बहुत चंचल होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षक अगर क्रोधित होगा, शिक्षक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा। बच्चों को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, अलग नहीं बिठाना है, सबके लिए एक तरह की मेथड नहीं यूज़ करनी है। क्या करना है, बच्चे की हेल्प करनी है और फ्लेक्सिबल रहना है। क्या करना है, बच्चे की हेल्प करनी है और फ्लेक्सिबल रहता है चीज़ों को लेकर के। नहीं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ तो बच्चा डर जाए और आपसे क्वेश्चन ही ना पूछे, क्योंकि जब तक बच्चा ध्यान नहीं देगा तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी तो वो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। कन्फ्यूजन अगर होकर के बच्चा अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो वो आगे उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हेल्पफुल रहना है और फ्लेक्सिबल रहना है। तो आपको हेल्प करना है, बच्चे के प्रति फ्लेक्सिबल रहना, अलग नहीं बिठाना है, बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में देखने को मिलेंगे। आपको इस वीडियो को देख करके आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा और साथ में आपको जो है ये आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो ठीक है मैं ये कर लूँगा। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, समावेशी शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? किसको बढ़ावा देती है? ना तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती, ना अलगाव को बढ़ावा देती, ना एक रूपता को, समानता को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा समानता में आती है, समानता होती है शिक्षा में, सबके लिए समानता आती है। ठीक है, और समान अवसर देती है। क्या करती है, समान इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर तरह के बच्चे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। सारे बच्चे इसमें भाग लेते हैं एक साथ। पार्ट 4 में देखते हैं बुद्धि एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं। चेक करते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने बात भी बोला था कि गार्डनर की थ्योरी से आता है, तो गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत का के बारे में बताया था। किसी तरह की बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है और सांगीतिक बुद्धि होती है। इनमें से कई प्रकार की होती है, भाषाई, तार्किक, सांगीतिक और आदि और भी टाइप्स होते हैं इसके। तो आप गार्डनर के बारे में जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा गार्डनर से क्वेश्चन। गार्डनर से, थार्नडाइक से, स्पीयरमैन से, बिने से, इन सब से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें भी अपने को ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, IQ के बारे में क्वेश्चन है। IQ किसे मापता है?
आईक्यू किसका मेजरमेंट करता है? किसका मेजरमेंट करता है? बुद्धि के स्तर का। ना तो ये क्रिएटिविटी नापता है, ना तो सामाजिक योग्यता बताता है, ना तो इमोशनल इसका कैपेसिटी बताता है। क्या बताता है? बुद्धि का स्तर क्या है बच्चे का, वो आईक्यू बताता है। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताना मुझे आप लोग। बुद्धि भाग फल, अर्थ बुद्धि भाग फल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताना मुझे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, बुद्धि भाग फल को? ये आप कमेंट करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या कारण होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण जो होता है ये होता है जीन्स होती हैं, वंशानुक्रम होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वंशानुगत और वातावरण दोनों पे डिपेंड करता है। बच्चे अलग अलग पर्सनालिटी के तभी होते हैं जब उनका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वंशानुक्रम पर भी ध्यान होता है और वातावरण दोनों डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह के परिवार से आ रहे हैं और किस तरह के वातावरण में बच्चे रहते हैं। वो दोनों ही डिपेंड करता है कि बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं किस तरह की हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि को लोकप्रिय किसने बनाया है? ठीक है, तो किसने बनाया है? डैनियल गोलमैन। इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। गोलमैन ने, है ना, गोलमैन को आप याद रखना कि इमोशनल जो लोग होते हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं, बार बार उसी चीज़ में जाएंगे, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। जो इमोशनल लोग होते हैं, इस तरह से आप गोलमैन को याद रखना। वैसे भी जो मैन इमोशनल होता है वो गोलमैन ही होता है ना। बार बार उन्हीं चीज़ों में गोल गोल घूमता रहता है, एक एक चीज़ के बारे में सोचता रहता है इमोशनली होकर के। तो भावनात्मक बुद्धि को किसने लोकप्रिय बनाया था? गोलमैन ने बनाया था। इसमें किसी प्रकार की व्याख्या की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, संगीत से संबंधित बुद्धि कौन सी है? तो अभी ऊपर भी बात हुई थी, सांगीतिक बुद्धि है। इसको आप इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं। ये म्यूजिकल से संबंधित है। तो सांगीतिक बुद्धि होती है, ना तार्किक होती है, ना भाषाई होती है, ना शारीरिक होती है। कौन सी होती है? सांगीतिक बुद्धि। बिल्कुल सीधा सिंपल ऑप्शन है। 5th पार्ट में देखते हैं कि मूल्यांकन और आकलन से क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रूपात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? रूपात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? रूपात्मक मूल्यांकन जो है वो शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, शिक्षक के, इससे क्या होता है? रूपात्मक मूल्यांकन से सीखने में तुरंत सुधार होता है। जो बच्चे गलती कर रहे होते हैं ना, गलती करते हुए बच्चे जो तुरंत गलती करते रहते हैं, उनको अपन छांट करके बच्चों को और रूपात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हम तुरंत कर लेते हैं। इसलिए हम क्लास वर्क करवाते हैं बच्चों से तुरंत गलतियां ढूंढने के लिए। ओके, प्रश्न नंबर 22, समापन मूल्यांकन क्या होता है? समापन मूल्यांकन, समापन मतलब कि लास्ट, समापन मतलब लास्ट, तो अंतिम मूल्यांकन होता है समापन मूल्यांकन। लास्ट मूल्यांकन होता है समापन मूल्यांकन। जब समाप्त होता है तो अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सीसीई का फुल फॉर्म क्या है? सीसीई का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा। सी नंबर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये होता है सीसीई फुल फॉर्म। इसमें कोई भी व्याख्या वगैरह की जरूरत नहीं है, इसको सीधे सीधे अपने को याद करके रखना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन मतलब निदान करना यानी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना? पहचानना और उसको हेल्प करना, पहचान करके हेल्प करना। तो निदानात्मक मूल्यांकन, सीखने की कठिनाई क्या होती है हम इसमें पहचानते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन में हम सीखने की कठिनाई को पहचानते हैं कि बच्चे को कहाँ पे कठिनाई आ रही है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मूल्यांकन किस तरह का होना चाहिए? पक्षपाती हो, कठोर हो, वस्तुनिष्ठ हो, भय आधारित हो। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, पक्षपाती, कठोर, भय आधारित तो नेगेटिव ऑप्शंस हैं। नेगेटिव ऑप्शंस को तो सीटेट में चूज ही नहीं करना है अपने को। ओके, पार्ट नंबर 6 में आते हैं, देखते हैं डेवलपमेंट एंड लर्निंग में क्या क्या क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं। ओके,
तो डेवलपमेंटल लर्निंग में क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है कि विकास की मुख्य विशेषता क्या है। विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है? विकास कैसा होता है? निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ना अस्थायी होता है, ना अचानक होता है, ना अनियमित होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है, हालांकि व्याख्या मैंने लिखी हुई है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बाल विकास को सबसे अधिक कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम और वातावरण, यही दोनों सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है कि सामाजिक विकास मुख्य रूप से किससे होता है? तो सामाजिक से समाज से होगा, न दंड से, न गृहिका से, न पुस्तकों से, सामाजिक अंतःक्रिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? 29 बोलता है कि भाषा विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? भाषा विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो भाषा विकास सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है। हम जितना ज़्यादा समाज के रूप में संपर्क में रहेंगे तो भाषा का, बोलने का, उतना ज़्यादा भाषा का विकास होगा। सामाजिक संपर्क पर, न बुद्धि से होगा, न वातावरण से होगा, न शारीरिक विकास से होगा। सामाजिक संपर्क से भाषा का विकास डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर, ये देखो व्याख्या भी है कि भाषा का विकास लोगों से बातचीत और सुनने से होता है। बैटरी लो हो गई, फिर भी चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिना पुनर्बलन के सीखना किसके अनुसार संभव है? तो बेंडूरा ने कहा था कि बिना किसी पुनर्बलन के हम जो है सीख सकते हैं, यह संभव है अनुकरण करके, है ना। ऑब्जर्वेशन से लर्निंग करके सीखते हैं, अनुकरण करके, देख करके कि वो कैसे कर रहा है सामने वाला, तो सामने वाले का अनुकरण करके उसकी नकल करके हम सीखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बेंडूरा ने दिया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। पावलाव का थ्योरी भी आप लोग देख लेना, पावलाव की थ्योरी भी कभी कभार रख देता है सीटेट। ओके, अब चलते हैं अपन ये पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है? पार्ट नंबर 7 कहता है कि पेडागोजिकल इश्यूज क्या होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षक को सहायक मानने की अवधारणा, यानी कि यहाँ पे शिक्षक जो है केवल सहायक है और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। तो कब होगा? जब रचनावाद होगा, जब बच्चा जब रचना करेगा। ठीक है, जब बच्चा रचनावाद में शिक्षक मार्गदर्शक होता है, ज्ञान देने वाला नहीं होता है। बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। रचनावाद में बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये बात आप ध्यान रखना। जब भी आप इंग्लिश वाले भी जो है ना पेपर अगर दें, इंग्लिश मीडियम वाले, तो एक बार हिंदी का ज़रूर ट्रांसलेशन देख लें कि उसमें क्या है। कभी कभार कुछ चीज़ें अंग्रेजी देख करके समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश देख करके समझ में हिंदी देख करके समझ में आती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का जब भी हम पेपर देते हैं ना, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन एक बार देख लेना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए, कौन सा वाला हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैच करके उसके बाद ही आंसर देना चाहिए। कभी कभी ना बनते हुए क्वेश्चन भी हमसे बन जाते हैं। शिक्षण को किसके अनुसार ढलना चाहिए? शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार, न किताब के अनुसार, न शिक्षक की सुविधा, न केवल परीक्षा। कुछ लोग केवल परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं कि तुम्हारे सिलेबस में ये आ रहा है, चलो इसको पढ़ो, बस पेपर में ये आ रहा है, बच्चों इसको रट लो। ठीक है, अरे बेटा ये किताब में दिया हुआ है, केवल यही पढ़ना है, किताब के बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। बच्चे ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये क्या होता है, सूर्य के चक्कर जो है तो धरती क्यों लगाती, धरती सूर्य के चक्कर क्यों नहीं लगाती, तो इसमें क्या है कि टीचर क्या होता है, नाराज़ हो जाता है कि अरे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है उल्टे सीधे। भाई उसको बताओ कि जब जिसका ज़्यादा वेट होगा वही बीच में रहेगा, कम वेट वाला उसकी चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये होता है। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे बाल केंद्रित की बात फिर से आ गई है, बाल केंद्रित। ठीक है, तो शिक्षण को किसके अनुसार ढालना चाहिए? शिक्षण को शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार होना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत है। ये नहीं कि उसको घटाना नहीं आ रहा है तुम उसको गुणा सिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको पहले घटाना नहीं आ रहा तो उसको पहले घटाना सिखाओ, उसके बाद गुणा में जाओ। पहले उसको जोड़ सिखाओ, पहले उसको टेबल याद करवाओ। ठीक है, टेबल उसको लर्न कराओ, उसके बाद फिर आगे गुणा और भाग में जाओ। अगर बच्चा घटाना नहीं कर पा रहा है
जोड़ नहीं कर पा रहा है तो उधर भाग क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, गुणा भी नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके नीड के अनुसार हमको ढलना चाहिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर लंबा हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी विधि आलोचनात्मक सोच विकसित करती है? रटंत विद्या, व्याख्यान, चर्चा या अभ्यास? तो सीधी सी बात है, आलोचना कब होती है? जब बीच में आपस में चर्चा होती है। ठीक है ना, बच्चे आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, हम भी एक दूसरे आपस में इसकी उसकी बुराई करते हैं। जो 4 लोग बैठे हैं, 5वां नहीं बैठा है तो उसकी बुराई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चर्चा हो रही होती है। तो सीधा सीधा है कि जो चर्चा विधि है उसी में बच्चे आलोचनात्मक सोच को विकसित करते हैं। किसी चीज़ के बारे में अच्छाई या बुराई का निर्णय ले सकते हैं, क्या सही है क्या गलत का निर्णय लेते हैं। तो आपको आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। जब बच्चा चर्चा से सोचता है, तर्क करता है, प्रश्न पूछता है, तभी वो क्या करता है, आलोचनात्मक विकसित होता है, उसका आलोचनात्मक सोच उसकी विकसित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34 नंबर कहता है कि फीडबैक से क्या प्राप्त होता है? फीडबैक से क्या होगा? बच्चा डरेगा, फेल होगा या उसको पिटाई करनी है? नहीं, क्या करना है फीडबैक से? क्या करना है? सुधार करना है, सुधार होता है। तो बच्चे को ये कॉन्फिडेंस करना है, विश्वास में लेना है कि तुम्हारा जो फीडबैक रहेगा उससे हम सुधार में काम करेंगे, तुम्हारी पिटाई डंडा नहीं मारेंगे तुमको, है ना। एक तो बच्चे डरे हुए रहते हैं, छोटे बच्चे, है ना, कि आज हम ये करके नहीं गए हैं तो आज लगता है कि मैडम या सर हमारे बढ़िया से हमारी कुटाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर डरेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बच्चों को डरा करके ही सिखाया जाता है कई जगहों पर। ठीक है, जोक सपाट। फीडबैक से छात्र अपनी गलतियों को समझकर बेहतर प्रदर्शन करता है। बच्चे को फीडबैक देते समय उसको डराना नहीं है कि अरे तुम जोड़ नहीं पा रहे हो या तुम घटा नहीं पा रहे हो या तुमसे त्रिकोणमिति नहीं आ रही है। डराना नहीं है, उसको बताना है केवल। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतांत्रिक कक्षा का क्या परिणाम होता है? अरे वाह, पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया यहाँ पे यार। लोकतांत्रिक कक्षा से क्या होता है? सृजनशीलता बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है इसमें? क्या होता है कि बच्चे खुल करके सोचते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं? ओपनली सोचते हैं, ओपनली खुल करके ये चीज़ें सोचते हैं, सीखते हैं। कोई बंदिश नहीं रहती इसमें कि नहीं तुमको ये नहीं सीखना है, वो नहीं सीखना है। ठीक है, तो सृजनशीलता इससे बढ़ती है। अब ये नहीं होना चाहिए कि लोकतांत्रिक कक्षा हमने कर दी, ओपनली कर दिया तो वहाँ पे बच्चे अनुशासनहीनता करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, वहाँ बच्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा ये सब सोचना ही सोचना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों को जब खुला माहौल देंगे तो थोड़ा उनकी जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा सा बढ़ेगी, सृजनशीलता बढ़ेगी। ठीक है, खुल करके बच्चे सोच पाएंगे। हाई यील्ड वाले क्या चीज़ें हैं? हाई यील्ड के MCQs देख लेते हैं 8th पार्ट में। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अधिगम सबसे तेज कब होता है? जब बच्चे क्या होंगे? सक्रिय होंगे। जब इंजन एक्टिव होगा तभी तो तेज भागेगा, है ना। जब इंजन एक्टिव नहीं होगा, उसमें खामी होगी, तो वो गाड़ी तेज कैसे भागेगी, है ना। खूब सारा होमवर्क दे दो आप, खूब नोट्स लिखवाओ, टीचर बोले, है ना, बच्चे बोलने को मिले, बच्चों को बोलने को नहीं मिल रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं बोलूँगा, जाओ खूब नोट्स लिख के लाओ, आज नोट्स कंप्लीट करके लाना, नहीं तो पिटाई होगी। भयंकर उसको तुम वो दे दो होमवर्क, खूब बिल्कुल रगड़ के बच्चे दिन भर खेल ही ना पाए, दिन भर बिजी रहें, मम्मी पापा खुश कि वाह बच्चा लगातार पढ़ाई कर रहा है, क्या बात है, मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है। बच्चा वहाँ परेशान है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी से गहरी और स्थायी सीख होती है। जब बच्चा एक्टिव रहता है तो उसको जो सीखता है ना वो स्टेबल रहता है, स्थायी रहता है, लंबे समय तक उसको याद भी रहता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सीखने की तैयारी किस पर निर्भर करती है? तो आयु पर, प्रेरणा पर, परिपक्वता पर, शिक्षक का दबाव या विद्यालय के नियम? नहीं बेटा, तुम कुछ भी नियम लगा लो, बच्चों के ऊपर कोई नियम नहीं काम करते। लर्निंग में कोई नियम नहीं काम करता। एज से कोई मतलब नहीं है सीखने का, शिक्षक का प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। किससे होता है? प्रेरणा और परिपक्वता से। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, अपने प्रति मैच्योर होगा, उसको मोटिवेट करोगे आप तो वो क्या होगा? सीखेगा। ठीक है, और अच्छा सीखेगा। तो ये प्रिपरेशन होती है। पिटाई कुटाई करके कुछ नहीं होगा बच्चे को। ठीक है, 38 नंबर, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? क्रमबद्ध होती है, पूर्वानुमेय होती है, निरंतर होती है। विकास कभी भी अचानक नहीं होता है।
विकास अचानक नहीं होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, विशेषता नहीं है ये है ना, ये गलत ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अचानक नहीं है। ठीक है, विकास धीरे धीरे और क्रम में होता है। ठीक है, बच्चा पहले काका गागा सीखता है, उसके बाद फिर मात्राएं लगाना सीखता है, उनको पढ़ना सीखता है, फिर शब्द बनाना सीखता है, फिर वाक्य पढ़ता है, फिर उसके बाद किताब पढ़ता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी होती है, क्रम होता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कक्षा में व्यक्तिगत ध्यान देने का अर्थ क्या है। ये है अर्थ कि वो मेरे दोस्त का बेटा है तो उसको ज़्यादा पढ़ाना है, नहीं। कक्षा की अनदेखी भी नहीं है, अलग अपेक्षाएं भी नहीं है, अलग पाठ्यक्रम भी नहीं है। क्या है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है कि व्यक्तिगत गति का क्या करना है, सम्मान करना है। क्योंकि बच्चा तेज पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके उसको अलग चीज़ें बता दो आप। कोई बच्चा धीमा पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा धीमे चलो उसके हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे सभी चल रहे हैं वैसे सभी के साथ बिल्कुल लपेटे रहो। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अच्छा बच्चा अच्छा नंबर लाए, बच्चा कंपटीशन करे, बच्चे के परीक्षा में अच्छे नंबर आए, नहीं। होना चाहिए सर्वांगीण विकास। क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चे का हर तरह से डेवलपमेंट हो। ठीक है, शिक्षक एवं कक्षा, इससे क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षक को कक्षा में किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो ये देख लो आप कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो गलती पर दंड दे। बिल्कुल ये ऑप्शन होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल पुस्तक पढ़ाए, बेटा रटो, पढ़ते जाओ, कक्षा को बिल्कुल सख्ती से अनुशासन में रखे, नहीं। अच्छा शिक्षक वो होता है जो कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है वही होता है अच्छा शिक्षक। ठीक है, वही होता है अच्छा शिक्षक। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि बुद्धि की अच्छी परिभाषा क्या है। बुद्धि की अच्छी परिभाषा यही है कि अनुकूलन की क्षमता क्या है, उसकी अनुकूलन की क्या क्षमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है ना एक्सप्लेनेशन की, तो मैं अपनी पेंसिल नहीं चलाऊँगा। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ। ओके, ठीक है, बुद्धि का अर्थ है नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना। शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए ये केवल परीक्षा केंद्रित नहीं, कठोर नहीं, एक रूप नहीं, कुछ शिक्षण होना चाहिए फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहते हैं, देख कर सीखने को क्या बोलते हैं, अनुकरण कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या ऑप्शन है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन है। कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन है भाई, अवलोकन करना, जिसमें कुछ भी फॉर्मल रिकॉर्डिंग यानी कि कुछ भी उसमें ये ना हो, मतलब कि कुछ भी उसमें लिखाई पढ़ाई ना हो, अवलोकन करना, देखना। इकाई परीक्षा भी नहीं है, बोर्ड परीक्षा भी अनौपचारिक नहीं है, अंतिम परीक्षा भी अनौपचारिक, ये सब औपचारिक हैं। ये तीनों जो है ना ये औपचारिक हैं, फॉर्मल है। ये कहने का मतलब कि जो ऑफिशियल होती है उसको बोलते हैं औपचारिक, जो अनऑफिशियल होती है यानी कि शिक्षक केवल देख करके देखता है कि हाँ बच्चा कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, किस प्रकार से बच्चा परफॉर्म कर रहा है, वो अनौपचारिक में आ जाता है। उसके लिए कोई शिक्षक को लिख के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा मूल्यांकन जिसके रिजल्ट वगैरह लिख के रखने की ज़रूरत पड़े वो औपचारिक होता है। ठीक है, 5 देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिक्षा शास्त्र किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, कैसे पढ़ाना है, इससे संबंधित है। ठीक है, 47 अधिगम कब अर्थपूर्ण होता है, जब पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो।
ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा तभी लर्निंग अर्थपूर्ण होगी, तभी मतलब निकलेगा। 48 क्या कहता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। कौन सा है? ये बी नंबर इसका सिफेलोकॉडल का है। सिफेलोकॉडल का इसको ये सिद्धांत है, इसको अपने को याद करके रखना है। कुछ चीज़ें हमको नोट बना के याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शिक्षण का सुधारना, शिक्षण को सुधारना, बच्चे को सुधारना नहीं, है ना। मूल्यांकन जो होता है बच्चे को सुधारने के लिए नहीं होता है, बच्चे को सुधारने के लिए नहीं होता है, शिक्षण को सुधारने के लिए होता है। अगर ये चीज़ समझ गए ना तो सीटेट के ना सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे पेडागोजी के, कि मूल्यांकन वगैरह जो चीज़ें की जाती हैं वो शिक्षण के सुधार के लिए की जाती हैं, ठीक है। आप डिप्लोमा, डीएलएड, बीएड ये सब करते हैं किसके लिए? शिक्षण के सुधार के लिए, कि आप देश में शिक्षण सुधार हो और नए टीचर तैयार हों और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है ये। मिश्रित क्षमता वाली कक्षा को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे हों तो क्या है? लचीली शिक्षण रणनीतियाँ। कमज़ोर बच्चों की अनदेखी मत करना, बहुत ज़्यादा बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मत करना, सभी को एक तरह के लिए कार्य मत बांटना। फ्लेक्सिबल टीचिंग से हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख पाता है। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं तो आपको बाकी में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं उन पे विशेष ध्यान दे लेना। और आपके यहाँ से 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर आप इसको ऊपर से देख लेते हो, अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को गहराई से देख लेते हो तो आपके नंबर 25 कहीं नहीं गए हैं, और CDP में आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब ये चीज़ मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे कि CDP में CTET के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चंस को समझना है और समझ के ठीक है, आपको समझना है और समझकर चलना है। क्वेश्चन करते समय आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। क्या होता है कि कभी कभी इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हिंदी में आ जाता है, हिंदी में नहीं आता है तो इंग्लिश में आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पेडागोजी आज मैंने करवा दी है। अभी आप मुझे बताना कि आपको कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा और आपको आगे कौन से सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन चाहिए। पेडागोजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा शिक्षक वह है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। तो मैं भी आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, और आगे आप लोग किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं अपने तैयारी के लिए। रफ नोटबुक का ये चैनल आपके साथ में है।